नमस्ते साथियों। आज हम देखेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पाश्चात्य काव्य शास्त्र अपने यूजीसी नेट हिंदी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा में से एक है। यहाँ से खूब सारे सवाल आते हैं। और दूसरी ओर देखेंगे कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र या भारतीय काव्य शास्त्र में स्कोर करना आसान होता है, क्योंकि अन्य दूसरी तरफ जो आप है उपन्यास आप पढ़ेंगे जिसमें आपको 400-500 पेज एक उपन्यास पढ़ने में लगता है। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ जो है आप जो है कि बेसिक समझदारी भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र का बना लीजिए, तो मोटा माटी आप 10 में से 9 या 8 प्रश्न है आराम से स्कोर कर सकते हैं। उसी तरह आप देखेंगे अन्य एग्जाम में जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र से प्रश्न आते हैं वह भी आप हल कर सकेंगे। तो आप ये पूरा डिजाइन देखेंगे इस तरह से तैयार है कि पहले दिन जो हम देखेंगे वह पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भूमिका देखेंगे। तो आपकी ज़रूरतों और एग्जाम की ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए यहाँ जो हम है कि कंटेंट सिलसिलेवार तरीके से बनाए हैं। और ये हमारी एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र की पृष्ठभूमि है। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हम लोग आज देखने वाले हैं। तो पहला बिंदु है कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र की भूमिका देखेंगे। पाश्चात्य जो काव्य शास्त्र के प्रमुख चिंतक हैं वो कौन कौन है, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक देखेंगे। इसके बाद देखेंगे पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख वाद क्या रहे हैं और उसकी विशेषताएं क्या क्या है, वो हम शॉर्ट में देखेंगे। इसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक की कौन कौन की ऐसी किताब रही है जो साहित्य या आलोचना को एक दिशा प्रदान की है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्राचीन काव्य शास्त्र है या पाश्चात्य काव्य शास्त्र है ये यूनान से शुरू होता है। और यूनान की एक जो आप देखिए समृद्ध परंपरा रही है साहित्य की या काव्य शास्त्र की समृद्ध परंपरा रही। जिस तरह से अपने यहाँ महाकाव्य की रचना है, जैसे रामायण महाभारत देखते हैं, उसी तरह आप देखेंगे ग्रीक में भी आपको ये चीज़ मिलेगी। ग्रीक क्या यूनान में आपको ये चीज़ मिलेगा। वहाँ दो जो रचना है या रचनाकार है, एक है होमर जिनकी आप रचना देखेंगे। होमर की आप रचना देखेंगे तो दो रचना है, एक है इलियड और दूसरा आप देखेंगे तो ओडिसी। और ये दोनों रचना जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। आपने ट्रोजन जो है की कहानी सुने होंगे आप, ठीक है, तो ये इसी में है। इसके बाद देखेंगे अगले जो लेखक है होशियार्ड। होशियार्ड की जो कृति है वो वर्क्स एंड डे है। और ये कृति इसीलिए महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कि ग्रीक जो समाज है या ग्रीक की जो सभ्यता, उसमें देखेंगे कि देवताओं की कहानियाँ खूब है। हर एक चीज़ के लिए देवता है, वायु के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए। जिस तरह से अपने यहाँ वेदों में देखेंगे कि देवताओं का वर्णन है, उसी तरह तो हेसियोड की जो रचना है वर्क्स एंड डेज, ठीक है, और थियोगोनी, तो खासकर जो थियोगोनी है ये देवताओं की उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। चलिए अगली कड़ी में देखेंगे तो महत्वपूर्ण राइटर है सैफो। सैफो की जो रचना है वो प्रेम और निजी अनुभव पर आधारित भावनात्मक कविता लिखने के लिए जाने जाते हैं, प्रसिद्ध है। इसके बाद देखेंगे आप अगले हैं स्काइल्स और इनकी जो प्रमुख रचना है ये है प्रोमेथियस बाउंड। और ये एक इस पे है कि आप देखेंगे हॉलीवुड की एक मूवी भी है प्रोमेथियस। तो ये जो रचना है ये खासकर जो आप देखेंगे ग्रीक और यूनान की जो सभ्यता है या साहित्य लिखने का जो तरीका है उसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ आता है त्रासदी, ट्रेजेडी। तो ये ट्रेजेडी के जनक माने जाते हैं। अगले आप देखेंगे हेरोडोटस है। हेरोडोटस इसलिए खास है क्योंकि ये एक इतिहास की परंपरा या ऐतिहासिक किताब लिखने के लिए जाने जाते हैं और इतिहास का जनक इन्हें ही कहा जाता है। इसके बाद आप देखेंगे सुकरात आते हैं, सुकरात के शिष्य प्लेटो आते हैं, प्लेटो के बाद अरस्तु आते हैं, अरस्तु के बाद लॉन्जाइनस, और ये एक पूरी कड़ी चलती है। खैर, तो ये जो पांचों किताब है इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो कौन कौन से वो प्राचीन विचारक हुए हैं या पाश्चात्य चिंतक हुए हैं और उनके सिद्धांत क्या क्या हैं। तो पहले नंबर पे आ जाते हैं प्लेटो, और इनसे परिचित है और आपके यूजीसी नेट सिलेबस में प्लेटो लगे हुए हैं। अगली क्लास में हम हैं कि प्लेटो और अरस्तु के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं।
तो वहाँ हम डिटेल से इनके सिद्धांत देखेंगे। अभी के लिए आप इनका समय देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आते हैं एक क्रमानुसार आते हैं और एक सवाल देखेंगे इनके सिद्धांत का आता है। तो इनका जो सिद्धांत है ये अनुकरण सिद्धांत है। सर्वप्रथम अनुकरण सिद्धांत जो है इन्हीं के द्वारा दिया गया। और अनुकरण ये कहते हैं कि जो काव्य है वो सत्य से 3 गुना दूर है। वो कैसे? तो ये जो रचना, ये जो जगत है वो जो है भगवान है उसके विचार का कॉपी है और उस कॉपी को कवि जो है कॉपी करता है। तो ये सत्य से 3 कदम दूर है, इसलिए इसकी कोई सामाजिक उपादेयता नहीं है। असल में जो प्लेटो थे वो उपयोगितावादी सिद्धांतकार है, यानी कि उनके लिए वह चीज़ शुभ है, अच्छा है जो चीज़ उपयोगी हो। तो काव्य इनके लिए कोई उपयोगी चीज़ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद इनके जो शिष्य थे अरस्तु थे और इनके मत को आप देखेंगे कि शिष्य हो तो अरस्तु जैसा कि बहुत सकारात्मक तरीके से इनके अनुकरण सिद्धांत को नकारात्मक से ये सकारात्मक की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं कि कवि जो है सिर्फ कॉपी नहीं करता है चीज़ों को, बल्कि जो ईश्वर की रचनाएं हैं और उसमें अगर कोई कमियां हैं तो उसको भी कवि अपने काल्पनिक क्षमता या अपने सृजनात्मक क्षमता के बल पर उसमें सुधार कर देता है। तो आप देखेंगे इनके एक सिद्धांत तो अनुकरण सिद्धांत ये हो गए, और दूसरा विवेचन सिद्धांत जो है वो त्रासदी से जुड़ा हुआ है कि कैसे ट्रेजेडी काम करता है। हम लोग जब अरस्तु को पढ़ेंगे तो ये दोनों सिद्धांत को हम लोग खासकर बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। अगले आ जाते हैं लॉन्जाइनस। और लॉन्जाइनस को आप जानिएगा कि आप जानते हैं कि साहित्य में एक वाद चलता है कि अपने यहाँ देखेंगे कि ताजी कविता और एक कविता देखेंगे कि कला कला के लिए रूपवादी कविता। तो ये सिद्धांत जो है लॉन्जाइनस द्वारा जो उदात्त सिद्धांत दिया गया था, ठीक है, इनकी किताब है पेरी हेप्सुसिस। तो ये किताब आप याद रखिएगा। चलिए अगला है फिलिप सिडनी, और ये इनका समय 16वीं शताब्दी है और इन्होंने काव्य का उद्देश्य आनंद और उपदेश को माना है। अगले आ जाते हैं जॉन ड्राइडन, और आप देखेंगे जॉन ड्राइडन जो है काफ़ी प्रसिद्ध है और ये जाने जाते हैं नवशास्त्रवाद के समर्थक के रूप में। और नवशास्त्रवाद जो आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्री में या पश्चिमी जो देश में मध्यकाल में एक नया जो वाद जन्म लेता है और वो इस पे टिका हुआ है कि हमारे जो ग्रीक सभ्यता है या पुरातन सभ्यता है वो काफ़ी श्रेष्ठ है, उसकी जो लिखने के तरीके हैं, उसके जो काव्य हैं वो काफ़ी बेहतर है, इसलिए हमें उसी तरीके से लिखना चाहिए। तो जॉन ड्राइडन जो है नवशास्त्रवाद के समर्थक माने जाते हैं। अगले हैं अलेक्जेंडर पोप, और ये इनकी किताब आप देखेंगे बहुत फेमस है। अपने यहाँ जो है अलेक्जेंडर पोप की किताब काफ़ी अनुवाद किया गया है, रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा भी अनुवाद किया गया है और दूसरे आप देखेंगे रत्नाकर जी द्वारा भी अनुवाद किया गया है। तो कविता के लिए रीति, तर्क और प्रकृति का समर्थन करते हैं, रूल, रीजन एंड नेचर का समर्थन करते हैं। इसके बाद क्रोचे हैं। क्रोचे आप देखेंगे सौंदर्यवादी सिद्धांतकार हैं। इनके सिद्धांत का नाम है अभिव्यंजनावाद, ठीक है। इनका कहना था कि कला को सहज आंतरिक अभिव्यक्ति माना है। इसके बाद आएंगे आधुनिक काल में, हम देखते हैं कि 2 नाम हैं जिन्होंने पूरे जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसको एक आकार दिया है। वो है एक आई.ए. रिचर्ड्स और दूसरा टी.एस. इलियट देखेंगे। आई.ए. रिचर्ड्स जो है इनके जो सिद्धांत है मूल्य सिद्धांत है, थियोरी ऑफ वैल्यू, ठीक है। इन्होंने जो काव्य का महत्व है और उसका मूल्य है वो किस बात से निर्धारित हो, तो उन्होंने इसे मानवीय मूल्य में देखा है, यानी कि हमारी इच्छाएं, हमारी आकांक्षाएं, हमारे ईर्ष्या, हमारे द्वेष, इन सब चीज़ों में हमारे जो मानवीय इच्छाएं हैं या द्वेष है, तो इसको चीज़ को जो समन करता है वह काव्य जो है वो मूल्यवान है। दूसरा आप देखेंगे संप्रेषण सिद्धांत, और ये दोनों सिद्धांत आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। तो संप्रेषण सिद्धांत देखेंगे तो काव्य भाषा और वैज्ञानिक भाषा का भेद ये करते हैं कि जो भाषा काव्य के लिए है वही भाषा जो है वैज्ञानिक या तर्क वाली भाषा नहीं हो सकता है, क्योंकि काव्य भाषा का उद्देश्य होता है आनंद की प्राप्ति करना, जबकि वैज्ञानिक भाषा का आशय होता है कि तर्क या सत्य को उद्घाटित करना है। तो इसलिए दोनों में अंतर है। इसके बाद आप देखेंगे टी.एस. इलियट।
टी.एस. इलियट का जो सिद्धांत है, टी.एस. इलियट का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत खासकर जो स्वच्छंदतावादी है उसके विरोध में आया था। जो निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, कवि के व्यक्तित्व का काव्य से अलगाव। आप देखेंगे जहाँ स्वच्छंदतावादी कवि है वो आत्मनिष्ठ कविता लिख रहे हैं, तो ये कहते हैं कि कविता, सबसे बेहतर कविता वह होती है जहाँ कवि जो है खुद से पलायन करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड की जो भूमिका है वो ये है कि आज तक हम लोगों ने काव्य को देखा, समझा, परखा, या हमें दुनिया जगत को देखने का जो हमारा तरीका था वो बाहरी था, यानी कि व्यवहारवादी था। हम किसी चीज़ों का मूल्यांकन जो है वो बाहरी तौर पे करते थे, कहते थे कि हमारे पास जो है मानसिक या आंतरिक चीज़ों को जांचने परखने का कोई तरीका नहीं, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये सिद्धांत लाते हैं मनोविश्लेषणवाद का, और मनोविश्लेषणवाद में आप देखेंगे कि मन की बात, चेतन, अचेतन और अवचेतन मन की बात करते हैं, उसके बाद ग्रंथि की बात करते हैं, इलेक्ट्रा और इडिपस ग्रंथि। और ये भारत ही नहीं, मतलब आप ऐसे समझिए कि ये वेस्टर्न में ही नहीं, पूरे दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम था। इसके बाद आप देखेंगे एलन टेट, जॉन क्रोरेंसम जो हुए हैं, ये नई समीक्षा वादी जाने जाते हैं। जो क्रिटिसिज्म जो इनका था कि कवि से हटके कि सिर्फ हम इसे पाठ पर केंद्रित करें है, तो ये इनका, ये भी एक है ना कि महत्वपूर्ण चीज़ में से ये था कि कवि जो है काव्य लिख के उस काव्य से अलग हो जाते हैं। अब वह काव्य जो हो जाता है वह हो जाता है श्रोता का, जनता का, पाठक का, सहृदय का, और सहृदय उसमें से जितने सारे संभावित अर्थ है वो ग्रहण कर सकता है। तो ये हमारे जो थे चिंतक थे, और इनके जो सिद्धांत और उनकी विशेषताएं थे हमने बहुत शॉर्ट में देखा है, और जो जो आपके सिलेबस में लगा हुआ है उसे हम विस्तृत रूप से देखेंगे। अगला जो हमारा है कि आधुनिक समय में या मध्यकाल में, और मध्यकाल से आधुनिक काल का जो एक संक्रमण काल है, उस काल में जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कौन कौन से वाद रहे हैं और उसके प्रवर्तक कौन कौन से रहे हैं, ठीक है, उनका मुख्य बिंदु क्या रहा है वो हम देखते हैं। तो आप देखते हैं कि नवशास्त्रवाद की 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ये शुरुआत होते हैं, और इसके प्रवर्तक दो हैं, एक है अलेक्जेंडर पोप और दूसरा है जॉन ड्राइडन, हमने ऊपर भी देखा था। इन्होंने तर्क, नियम, अरस्तू के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने की जो आप कहते हैं एक अपील किया है ना, जिससे है ना कि काव्य में संतुलन बने। चलिए इसके बाद नव उदात्त सिद्धांत जो आता है वो एडमंड बर्क लेके आते हैं, जो लॉन्जाइनस से प्रभावित है कि कला में जो है कि सामान्यता की जगह जो काव्य में या कला में भव्यता हो, विशालता हो, ठीक है, ये चीज़ ये लेके आते हैं। इसके बाद देखेंगे स्वच्छंदतावाद। और स्वच्छंदतावाद एक समय समझिए कि एक ऐसा आंदोलन था जिसने पूरे यूरोप को है ना कि एक दिशा प्रदान किया। और आप लोगों को इतिहास में रुचि होगी तो आप जानते होंगे 1789 में जो क्रांति हुई थी फ्रांस में, उसी क्रांति से ये प्रेरित था, समता, स्वतंत्रता और बंधुता। तो ये व्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। तो जैसे ही व्यक्ति की आज़ादी की बात करेंगे तो देखेंगे आत्मगत कविता, भाव या कल्पनागत कविता इसमें खूब सारे लिखे गए। और दूसरा इनका योगदान जो ये था कि भाषा जो है वो सहज सरल हो, और गद्य पद्य की भाषा जो है वो दोनों एक होनी चाहिए। और जहाँ तक कवियों को प्रयोग करनी चाहिए वो अपने यहाँ के ग्रामीण या ग्राम्य भाषा की को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो ग्राम्य भाषा है वही शुद्ध है या वही ओरिजिनल है। चलिए तो इसके देखेंगे 3 व्यक्ति आ जाते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, इसके बाद जो है शैली। तो ये तीनों प्रमुख इसके स्वच्छंदतावाद के चिंतक हैं। इसके बाद आ जाइए यथार्थवाद। यथार्थवाद जो है आप एक तरह से कह सकते हैं कि स्वच्छंदतावाद के विपरीत या प्रतिरोध में आता है। जहाँ स्वच्छंदतावाद है कि कल्पना की बात करता है, भावनात्मक ज़्यादा होता है, वहाँ जो है यथार्थवाद ठोस, यानी कि जीवन जैसा है, समाज जैसा है, उसको उसी तरह से दिखाना, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ तरीके से। यानी कि हम अपने भावनात्मक में न बह के, आत्मगत न होकर उसे वस्तुनिष्ठ तरीके से वर्णन करें, यानी कि सत्यपरक चित्रण करें। अब आप देखिए कि काव्य का जो अर्थ है या काव्य का जो उद्देश्य है वो सत्य का उजागर करना है या आनंद का।
तो ये जो यथार्थवादी एक पूरा चिंतन है वो आ जाता है कि काव्य का उद्देश्य सिर्फ आनंद नहीं है, काव्य का उद्देश्य जो है वो सत्य का उजागर करना ही है, यानी कि जीवन की आलोचना जो है अर्नाल्ड की प्रमुख लाइन है। तो इसे जानते हैं जो काव्य क्या है कि जीवन की आलोचना है। चलिए, तो इसमें आप देखेंगे कि गुस्ताव फ्लोबेयर है, इसके बाद देखें मैथ्यू अर्नाल्ड है, ये इनके स्तंभ है, ठीक है। तो ये आप देखेंगे। इसके बाद कला कला के लिए, और ये जो आया था आपका, तो आप देखेंगे कि कला कला के लिए ये जो रूसी रूपवाद है उससे प्रभावित है। तो इसके जो प्रवर्तक हुए वाल्टर पेटर और ऑस्कर वाइल्ड है, यानी कि कला का एकमात्र उद्देश्य जो है वो सौंदर्य और आनंद है, कला का उद्देश्य दूसरा नहीं है, यानी कि नैतिकता उपयोगिता से इसका कोई संबंध नहीं है। आप देखिए इससे ऊपर जो यथार्थवाद है वो क्या कहता है कि कला का जो उद्देश्य है या साहित्य का जो उद्देश्य है वो सत्य का उजागर करना है, और कला कला के लिए जो है उनका कहना है कि कला का एकमात्र उद्देश्य जो है वो सौंदर्य आनंद है। और एक ये पूरा डिबेट चला है, बहुत सालों तक चला है, कमोबेश अभी भी चलता है कि कला कला के लिए या कला जीवन के लिए, और दोनों के अपने अपने मानने वाले लोग हैं, अपने अपने उनके तर्क है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखेंगे बिंबवाद। बिंबवाद जो है कि यूरोपियन कंट्री में ये चला था, खासकर जो है कविता जो होता है कि कविता में जो दृश्य आते हैं वो दृश्य जो है एकदम साफ स्पष्ट हो, और जब कभी कविता लिख रहा है तो वो दृश्य बननी चाहिए, तस्वीर बननी चाहिए। और अपने यहाँ देखेंगे शमशेर बहादुर सिंह हुए हैं, उनकी कविता जब आप पढ़ेंगे उनको कहा जाता है कि इम्प्रेशनिस्टिक वो कवि हैं, तो वो आपको मिलेंगे बिंब, या नई कविता आप देख लीजिए तो ये बिंबवादी आते हैं। हालांकि बिंब का जितना फैलाव विस्तार यूरोपियन कंट्री में होता है अपने यहाँ नहीं होता है। तो एजरा पाउंड जो है और टी ह्यूम जो है, ये दो व्यक्ति है जो बिंबवाद के प्रवर्तक हैं। इसके बाद अभिव्यंजनावाद, इनको आप लोग जानते हैं, ये बहुत फेमस है, बेनेडिक्ट क्रोचे, और ये भी जो थे सौंदर्यवादी दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। कला को कवि की सहज आंतरिक अभिव्यक्ति इनका मानना था, या कवि। इसके बाद मनोविश्लेषणवाद हमने ऊपर देख लिया, तो इसके सिगमंड फ्राइड है, इसके बाद जैक लैकन है, इसके बाद 2-3 और नाम आएंगे, आप उसमें देखेंगे कि एक इनके ही दो शिष्य हैं, एक एडलर है और दूसरा जुंग है। ये आपके सिलेबस में लगा है, तो इसे हम डिटेल में देखेंगे। अभी हमने रूसी रूपवाद का एक संदर्भ लिया था, तो इसके देखेंगे कि एक महत्वपूर्ण आंदोलन 1910 के आसपास मॉस्को से शुरुआत होता है। तो इसके जो प्रवर्तक हैं विक्टर शलोवस्की और रॉबेन जैकोब्सन है। यानी कि इसमें जो है कविता के विषय वस्तु पर बल न देके कविता के जो बाहरी तत्व है, उसके शिल्प है, उस पर बल देना है। इसके बाद नई समीक्षा जो है, नई समीक्षा आप कहेंगे कि ये दरअसल जो है रूसी रूपवाद का ही एक तरीका है, जो जब वहाँ पहुँचता है, अमेरिका पहुँचता है कला रूपवाद, तो ये नई समीक्षा का रूप धारण कर लेता है। इसके प्रवर्तक आप देखेंगे टी.एस. इलियस, आई. रिचर्ड और जॉन करो रैनसम है। चलिए, इसमें आप ये शब्द जो है खासकर याद रखिएगा कि पाठ को स्वयं पूर्ण मानना, पाठ की आंतरिक संरचना और एम्बिग्यूटी पर जोर देना। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है, आप बहुत सिंपल जानिए कि अपने यहाँ भारतीय काव्य शास्त्र में इसे रूपक कहते हैं। इसके बाद देखिए मार्क्सवादी समीक्षा। मार्क्सवाद से अगर आप लोगों का समाज शास्त्र में रुचि है तो आप जानते होंगे कि मार्क्स ने समाज को जो समझने का तरीका दिया वो जो है मतलब दुनिया को, विश्व को, जगत को, काव्य को जो देखने का तरीका है वो समाज सापेक्ष है। और समाज सापेक्ष में ये जो दृष्टिकोण है, एक जो है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक शोषक और एक शोषित। जो शोषक है उसे बुर्जुआ वर्ग कहते हैं, जो शोषित है उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो सर्वहारा वर्ग के दृष्टिकोण से साहित्य को देखना, तो इस साहित्य को सामाजिक, आर्थिक, वर्ग संघर्ष और विचारधारा के आईने से देखने का शुरुआत होता है। और इसके जो प्रमुख चिंतक सब रहे और सारे नाम हैं, अभी ये 2 नाम आप याद रखिए, जॉर्ज लुकास और टेरे इंगल्टन। इसके बाद अस्तित्ववाद की जो पृष्ठभूमि है और इसकी जो भूमिका है, ये खासकर जो है विज्ञान युग ने जिस तरह से विनाश दिखाया प्रथम विश्व युद्ध के बाद, इसने एक चिन्ह लगा दिया व्यक्ति के अस्तित्व पे कि क्या सही में ये जो हमने विज्ञान की खोज किया है और हमने ये इतने सारे बम बनाए हैं, हथियार बनाए हैं, वो मानव अस्तित्व के लिए सही है। ये तो संकट में ही डाल रहा है। तो ये पूरा एक आंदोलन चल रहा था। आप देखेंगे 20वीं सदी के जो दूसरे दशक से लेके है ना कि 60 तक चला,
और इसके प्रमुख वाले में आप देखेंगे कि जो पॉल सार्त्र, अल्बert कामू है, इसके बाद जो प्रमुख नाम है वो है नीत्शे है। चलिए, और ये आपके सिलेबस में लगे हैं तो हम देखेंगे। चलिए, इसका जो उद्देश्य है कि साहित्य में मानव की स्वतंत्रता, चुनाव, उत्तरदायित्व और जीवन की निरर्थकता का बोध कराना। इसके बाद आ जाइए संरचनावाद। संरचनावाद जो है खासकर भाषा के संदर्भ में है, लेकिन इसे साहित्य के संदर्भ में लागू किया जाता है और इसके जो प्रवर्तक है सस्यूर है। इसके बाद रौला बात से वो भी आ जाते हैं, यानी कि भाषा साहित्य को संकेतों और प्रणाली की गहन संरचना के रूप में देखना। इसके बाद आ जाता है उत्तर संरचनावाद 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में। इसके जो प्रवर्तक है जैक दरिदा और मिशेल फूकल है। निश्चित अर्थ और संरचनाओं की अस्थिरता, शक्ति और ज्ञान के संबंध पर ये जोर देते हैं। इसके बाद ये सिद्धांत आप देखेंगे विखंडनवाद जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। एक 20वीं शताब्दी के 1960 से लेकर 80 वाले एक दौर को देखिए, उसमें आया था। जैक दरिदा इसे लेके आते हैं और ये काफ़ी एक समझिए कि पूरे वैश्विक जगत में अपना छाप छोड़ा है। तो पाठ में छिपे विरोधाभास को उजागर कर द्वैत को तोड़ना, ठीक है, यानी कि एक पाठ के बहुत सारे संभावित अर्थ हो सकते हैं। इसके बाद है पाठक प्रतिक्रिया सिद्धांत। ये 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आते हैं और स्टेनली फिश और वोल्फ्गंग आइजर जो है इसके प्रवर्तक है। काव्य को, अर्थ को पाठक की सक्रिय भूमिका द्वारा निर्मित मानना। इसके बाद नारीवादी समीक्षा जो है आप देखेंगे कि ये जो खासकर जो है फ्रांस, इसके बाद अमेरिका से चालू हो जाता है और इसका जो मूलतः विरोध है ये पितृसत्तात्मक की आलोचना, लैंगिक असमानता और स्त्री लेखन का अध्ययन करना। इसके जो प्रवर्तक है एलन शोवाल्टर है, जूलिया क्रिस्टोवा है। इसके बाद उत्तर उपनिवेशवाद। उत्तर उपनिवेशवाद है ये जो तीसरी दुनिया का देश है, इस देश के जो मुख्यतः चिंता है उसके बारे में बात करता है। और जो उत्तर उपनिवेशवाद है आप ऐसे समझिए कि ये यहाँ से निकला है कि जहाँ जहाँ उपनिवेशवादियों ने अपना एक कॉलोनी बना के रखा था वहाँ से ये चिंतक चालू होता है। तो इसमें जो प्रवर्तक देखेंगे जो इसके हैं एडवर्ड सईद है, होमी भाभा आते हैं। तो औपनिवेशिक विरासत, सांस्कृतिक वर्चस्व और तीसरी दुनिया के साहित्य का अध्ययन पे ये बल देते हैं। इसका है नव ऐतिहासिकतावाद। ये 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आते हैं, 1950 के दशक के बाद। इसके प्रवर्तक स्टीफन ग्रीनबेल्ट है। साहित्य और इतिहास को पारस्परिक रूप से रचनात्मक मानना। चलिए, अगला है उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म। और इसने जो आप देखेंगे जितने भी प्रमुख वाद थे उसके स्थान पे जो छोटे छोटे विमर्शों को इन्होंने जगह दिया। जितने महाआख्यान हैं जैसे मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद या आप इन्हीं तरह के कोई बात रख सकते हैं, सबको खारिज करके उसके स्थान पे जो छोटे छोटे विमर्श है जैसे स्त्री विमर्श, दलित विमर्श हो गए, इसके बाद किन्नर विमर्श हो गए, इसके पर्यावरण विमर्श, इन सारे विमर्शों की ता देते हैं। अति यथार्थवाद की अवधारणा लेकर ये आते हैं। चलिए, इसके प्रवर्तक देखेंगे तो जो फ्रांस लियोतार है, लियोतार बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद फ्रेडरिक जेम्सन है। चलिए, तो ये हमारा एक मोटा माटी जो है एक पाश्चात्य काव्यशास्त्र के चिंतक और वाद के संबंध में एक भूमिका आप इसे समझ लीजिए। डिटेल में जितने वाद लगे हुए हैं उसे हम देखने वाले हैं। तो आप लोग इस पाश्चात्य काव्यशास्त्र के सीरीज में बने रहिएगा, इससे आपको काफ़ी लाभ होने वाला है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र की प्रमुख पुस्तक देख लेते हैं। तो प्लेटो आप जानते हैं, इनकी रिपब्लिक काफ़ी प्रसिद्ध है, एग्जाम में बराबर ये सवाल आते हैं। इसके बाद भी इनके और खूब सारे किताब है, जैसे द इयोन है, तो सिम्पोसियम है, तो ये सारी किताब है। अरस्तु जो है इनकी 2 किताब है, एक पोएटिक्स है, एक रिटोरिका है। लॉन्जाइनस है, ऑन द सबलाइम है या पेरीहिप्सिस है। इसके बाद सर फिलिप सिडनी है, इसके हैं एन एपोलॉजी ऑफ पोएट्री। विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके आप देखेंगे लिरिकल बैलेट्स, और इसके जो 3 ये आते हैं, क्या कहते हैं, संस्करण आते हैं, उनके प्रीफेस इन्होंने ही लिखा है। और लिरिकल बैलेट्स के जो प्रीफेस है या भूमिका है उसको जो कहा जाता है ये स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। इसके बाद उन्हीं के साथी थे एस.टी. कॉलरिज, और इनकी किताब है बायोग्राफिया लिटरेरिया, और ये काफ़ी प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसमें आप देखेंगे उनके फैंटेसी या कल्पना संबंधी सिद्धांतों का वर्णन है। इसके बाद आ जाइए मैथ्यू अर्नाल्ड।
और इनका है एस्से इन क्रिटिसिज्म। और ऊपर हमने देखा कि साहित्य क्या है, तो जीवन की आलोचना है, तो एस्से इन क्रिटिसिज्म इन्होंने लिखा है। इसके बाद आप देखें आई.ए. रिचर्ड्स जो है ये प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, आई.ए. रिचर्ड्स की दूसरी किताब है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। दोनों किताबें बहुत फेमस है। इसके बाद टी.एस. इलियट की देखिए द सैक्रेड वुड्स एस्से ऑन पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म, और दूसरा किताब आप देखें द यूज ऑफ पोएट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, ये भी किताब काफ़ी प्रसिद्ध है। आप ये देखिएगा समय आप इसको काफ़ी ध्यान से याद रखेंगे। इसके बाद टी.एस. इलियट की है सेलेक्टेड एस्से, ठीक है, ये किताब है। और इनकी एक किताब है द वेस्टलैंड, वो आप ध्यान रखिएगा, द वेस्टलैंड या द वुडलैंड। तो ये किताब जो है, इस किताब पे इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1948 में, और एक इसमें उपकल्पना की गई टी.एस. इलियट की किताब है कि जो है युद्ध के बाद है यूरोपियन कंट्री का क्या हाल होता है। इसके बाद अगले हैं सी.के. ऑगडन और आई.ए. रिचर्ड्स, दोनों साथ में मिलकर लिखे तो द मीनिंग ऑफ मीनिंग है। इसके बाद क्रोचे आ जाते हैं। क्रोचे की जो किताब है एस्थेटिक एज ए साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक, विक्टर शक्लोवस्की है, और विक्टर शक्लोवस्की जो है वो रूपवाद के, इनकी किताब है थियरी ऑफ प्रोज, इसमें 8 ऐसे टेक्निक शामिल हैं। सिगमंड फ्राइड द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, कार्ल मार्क्स दास कैपिटल जो है ये इनका काफ़ी प्रसिद्ध किताब है। इसके बाद मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिज्म, ये 2 किताब है, इससे आप याद रखेंगे। इसके बाद रौला बात है इसकी 2 किताब, एक माइथोलॉजिस और एक डेथ ऑफ द ऑथर। पिछली बार यहाँ से सवाल भी आया था, डेथ ऑफ द ऑथर जो है किनका घोषणा है। सस्यूर की किताब जो है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, ये भाषाविद थे तो जनरल लिंग्विस्टिक से ये आपको याद रहे हैं। जैक डेरिडा जो है, इनकी किताब ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ये काफ़ी प्रसिद्ध किताब है। मिशेल फूको की द ऑथर ऑफ थिंग्स, ये भी प्रसिद्ध है। एडवर्ड सईद जो है ओरिएंटलिज्म, आप जानते हैं कि ये उत्तर उपनिवेशवाद विमर्श के प्रवर्तक में से एक है। एलन सॉल्टर की है ए लिटरेचर ऑफ देयर ओन। इसके बाद स्टीफन ग्रीन बैलेट की जो किताब है रेनेसा सेल्फ फैशनिंग फ्रॉम मोरे टू शेक्सपियर, तो ये किताब देखेंगे। इसके बाद जेफ्रा लियोतार है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, और ये उत्तर उपनिवेशवाद के प्रवर्तक भी है, तो पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ये किताब याद रखेंगे। इसके अलावा हमारे सिलेबस में जो वाद लगे हुए हैं, जो चिंतक लगे हुए हैं, उसकी किताब हम डिटेल से याद देखेंगे। तो इसे आप जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र की एक भूमिका के तौर पे समझेंगे, और इस पाश्चात्य काव्य शास्त्र की श्रृंखला से आप जुड़े रहेंगे। आप बेहद आसानी से हैं कि इसमें से 90% प्रश्न है आराम से हल कर लेंगे, कोई कठिन चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद।